आप सोचो, सुखराम को नींद तब आती थी जब बिस्तर के गादले के नीचे 6 करोड़ की गड्डी लगा के सोता था। आपको माहिती है, सुखराम नाम का एक भ्रष्ट राजकारणी, जिसको कोर्ट ने अभी 3-3.5 साल की सजा दिया भ्रष्टाचार में, वो आदमी बिस्तर के गादले के नीचे 500 के नोट की 6 करोड़ की गड्डी लगाता था, उसके ऊपर चादरी बिछाता था, फिर दरी लगाता था, फिर उसके बाद सोता था। माने बिना नोट की गर्मी के नींद नहीं आती थी उसको। और उसी राजकारणी के घर में जब पुलिस का छापा हुआ, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले गए, तो गादले के नीचे से तो 6 करोड़ निकला था, उसके पानी के टांके में से 2.5 करोड़ के नोट निकले थे। पानी का टांका जिसमें पानी भरते, उसमें नोट भरे हुए थे। लोग पानी भरते हैं, उसने नोट भरे हुए थे अपने टांके। ऐसी परिस्थिति अपने देश में। तो ये जो भ्रष्टाचार फैला है पूरे देश में, इसने घुन की तरह खा लिया है देश में। इसी भ्रष्टाचार के कारण गरीबी आई है। इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की भूखमरी की हालत हुई है, अन्यथा ये कभी होता नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता इतना सारा घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, पैसा बनाते हैं, बीमारी लग गई है हाय पैसा, लेकिन वो कभी भोग नहीं पाते उस पैसे को। देखिए, मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके जीवन में कभी काम आए, हमेशा याद रखना। ये बहुत गहरी आध्यात्मिक बात कह रहा हूं आपसे। जीवन में जो पैसा होता है ना, उसकी 3 गति होती है। पैसे की हमेशा 3 गति होती है, चौथी कोई गति नहीं होती। पहली गति ये होती है कि या तो आपके पैसे को चोर चुरा ले जाएगा, डकैत डकैती में ले जाएगा, घर में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, सेल्स टैक्स की रेड हो सकती है, सारा पैसा उसमें चला जाएगा आपका। एक तो गति ये है। दूसरी गति ये है पैसे की कि आप उसको जितना भोगना है भोग लो, लेकिन भोगने की एक सीमा होती है, उससे ज्यादा भोग नहीं सकते हैं आप। भोगने की एक मैक्सिमम लिमिट है। कितना भोगेंगे आप? एक दिवस में मान लो आप 10 जोड़ी कापड़ बदलते हो, 20 जोड़ी बदल लो, लेकिन 100 जोड़ी नहीं बदल सकते। एक दिवस में आप 1 जोड़े जूते पहनकर फेंक सकते हो, लेकिन 10 जोड़े नहीं कर सकते। एक दिवस में 1 कार वापर सकते हो, लेकिन 100 कार एक दिवस में नहीं वापर सकते आप। एक दिवस में 1 कमरे में सो सकते हो, 1 बेड पर, लेकिन एक साथ 100 बेड पर नहीं सो सकते हो आप। भोगने की एक लिमिट है। कितना खा सकते हो, लिमिट है। तो भोगने की तो लिमिट है, लेकिन पैसे की गति आप जरा समझ लो। पहली गति पैसे की है कि वो डूबेगा, चाहे तो चोर ले जाएगा, चाहे तो डकैत ले जाएगा, चाहे तो कोई इनकम टैक्स सेल्स टैक्स वाले ले जाएंगे, या तो कुछ और तरीके से जाएगा। दूसरी गति है कि आप उसको भोग लो, और तीसरी और एक आखिरी गति है जो सदगति है कि आप उसको दान कर लो। चौथी कोई गति होती नहीं पैसे की। या तो पैसे को दान कर लो, या तो उसको भोग लो, नहीं तो वो डूबने वाला है। दुर्भाग्य से नेताओं के साथ ये जो नियम अगर लागू किया जाए तो वो भोगने का तो है, लेकिन मैंने कहा एक लिमिट है, उससे ज्यादा भोग नहीं सकते, और लिमिट के बाहर भोगेंगे तो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होने का संभावना रहती है। तो भोग लो भाई, जितना भोग सकते हो। दान करना किसी नेता को आता नहीं है, वो हमेशा लेना जानता, देना जानता नहीं। नेता वही होता है जो हमेशा लेता है, देता कभी कुछ नहीं। नेताओं को तो मैंने ऐसा देखा है कि जेब से निकाल के चाय भी नहीं पीते। अरे भाई जरा चाय पिला दे, मेरी गाड़ी में डीजल डलवा दे, मेरी गाड़ी में पेट्रोल लगवा दे, पंचर भी हो गया साइकिल का तो पड़ोसी से मांग के पंचर जुड़वा ले। नेता कभी देना जानते नहीं, लेना जानते हैं। तो दान की गति तो है नहीं उनके पैसे की। भोगने की एक लिमिट है, एक ही लिमिट है, वो है डूबने की। और सब नेताओं का पैसा डूबता है। और वो डूबता कैसे है? स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक विचित्र नियम है जो दुनिया के दूसरे बैंकों में लागू नहीं है। वहां की बैंकों का नियम है कि जो पैसा जमा करता है वही निकाल सकता है, जमा करने वाला मरा तो पैसा डूब जाता है। तो नेता पैसा बनाते हैं लेकिन स्विट्जरलैंड की बैंकों में डुबाते हैं, और वो डूबता है। और आप जरा ध्यान दो तो पिछले 4-5 वर्षों में जितने नेताओं की मृत्यु के बारे में आप याद करो, कर लो, सबके स्विस बैंक अकाउंट थे। पिछले 5 बरस में जितने नेताओं की कल्पना करो जो मर गए, कोई हवाई जहाज में मर गया, प्लेन क्रैश हो गया, किसी के प्लेन में आग लग गई, तो कोई प्लेन जमीन पे गिर के मर गया, तो किसी को किसी ने मार डाला, कुछ हो गया, किसी को गोली से उड़ा दिया, किसी ने वो फूलन देवी जैसे हुआ करती थी। आप कल्पना करो हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में जितने भी नेता मरे, सबके स्विस बैंक अकाउंट, हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति को छोड़कर।
कृष्णकांत जी, जिनकी अभी थोड़े दिन पहले मृत्यु हुई, उनको छोड़कर जितने नेताओं की कल्पना करो सबके स्विस बैंक अकाउंट। तो बनाए तो थे स्विस बैंक अकाउंट, लेकिन समय आया जब भोगने का या भोगने की एक लिमिट थी तो मर गए। भगवान ने बुला लिया कि आ जाओ, बहुत बना लिया पैसा अब तुमने, हमारे पास आ जाओ। एक दिवस मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। दक्षिण भारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मरा, 1 साल पहले की घटना है। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हिंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेके बोलने की परंपरा नहीं है। तो उसके बेटे का मुझे फोन आया, राजीव भाई मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई, हम लोग एक कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं मद्रास में, आप आएंगे? मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता। कहने लगा क्यों? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता वहां आके। तो उसने कहा इसमें झूठ बोलना क्या, मेरे पिताजी मरे हैं, कंडोलेंस मीटिंग है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप वो भी बोल दीजिए, इसमें झूठ क्या बोलना। मैंने कहा भाई झूठ ये बोलना पड़ेगा, मुझे आकर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इतना तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी तो कर्टसी है ही, बिना कर्टसी के तो मैं नहीं मानता। और इतनी कर्टसी में इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा इस समय स्विट्जरलैंड पे भटक रही है, क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने जमा किया था उसको भोग पाए नहीं है, तो आत्मा तो वहां भटकती है। और मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति मिलेगी कैसे? इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आ सकता। तुम तुम्हारे रीत से कर लो अपना कार्यक्रम। मजाक के बहाने में आपको जो गंभीर बात कहना चाहता हूं वो ये कि नेता पैसा तो बनाते हैं, और पैसा बनाना बहुत आसान है भ्रष्टाचार करके, लेकिन उसका सद इस्तेमाल करना वो जीवन में सबसे मुश्किल काम है, जो बहुत कम लोगों को आता है और वो कर पाते नहीं है। पैसा बनाते जाते हैं, स्विस बैंक में डूबता जाता है। हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा हुआ है। कैसे कैसे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा, अभी मैं पिछले 8-10 वर्षों से इस विषय पे थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करते करते कुछ मजेदार जानकारियां मिल रही हैं। एक जानकारी अभी थोड़े दिन पहले मुझे मिली महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री के बारे में। महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जिनकी मौत हो चुकी है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी माना जाता था उनको। उनके साथ क्या दुर्घटना हुई वो मैं बताता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास आए हैं। वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक अर्थ मंत्री हुआ करते थे, नाणा मंत्री। अब ए और बी नाम समझ लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मुख्यमंत्री बहुत भ्रष्टाचारी, अर्थमंत्री सवा भ्रष्टाचारी, दोनों इकट्ठे हो गए। चोर चोर मौसेरे भाई, सरकार बना लिया, खूब पैसा लूटना शुरू किया। अब पैसा लूट लूट के इकट्ठा किया। अब हुआ क्या कि दोनों ने एक तरीके से पैसा बनाया, तो दोनों की दोस्ती थी, तो दोनों ने कहा भाई चलो मिलके अकाउंट खोल दो स्विस बैंक में। तो वो गए दोनों के दोनों और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया। अब उन्होंने स्विस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम 2 पार्टनर हैं, हम में से कोई भी एक पैसा जमा करेगा और हम में से कोई भी एक विड्रॉ करेगा। ऐसा एक एग्रीमेंट उन्होंने किया। स्विस बैंक वालों ने कहा ठीक है, आप हमारा सर्विस चार्ज देते रहिए, हम आपसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सर्विस चार्ज देके इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब होता क्या था कि कभी एक जाता था, वो पैसा जमा करके आता था, कभी दूसरा जाता था, वो निकाल के आता था, ऐसे चलने लगा। एक दिवस क्या हुआ, सरकार गिर गई, तो मुख्यमंत्री भी पद से निकल गए और वित्त मंत्री भी निकल गए। तो वित्त मंत्री ने थोड़ी चालाकी किया, अर्थमंत्री ने चालाकी क्या किया कि बिना मुख्यमंत्री को बनाए वो स्विट्जरलैंड चला गया, सारा पैसा विड्रॉ करके अपने नाम से निकालकर सिंगापुर के बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री को एक दिन याद आया कि स्विस बैंक में बहुत अकाउंट है अपना, तो इन्होंने कहा वो अकाउंट विड्रॉ करना है। तो ये गए स्विट्जरलैंड। तब तक वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुके थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, तो पहुंच गए वहां। अब स्विट्जरलैंड में पता चला कि अकाउंट तो 0 है, क्योंकि अर्थमंत्री पहले ही सब निकाल ले गया और सिंगापुर के बैंक में रख दिया उसने। तो इन्होंने फिर डिटेक्टिव्स लगाए, जासूस लगाए और खोज करवाना शुरू किया कि कहां गया हमारा पैसा, कौन ले गया उसको। तो पता चला कि वो तो सिंगापुर बैंक में ट्रांसफर हुआ, तो ये सिंगापुर गए। सिंगापुर बैंक में पता चला कि बात तो सही है, उनके अकाउंट का सारा पैसा निकालकर अर्थ मंत्री ने, वित्त मंत्री ने अपने नाम से बैंक ऑफ सिंगापुर में रख दिया। अब इन्होंने सोचा कि कैसे इसको विड्रॉ करना, तो उसी में मगजमारी करने लगे। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उतर रहे थे बैंक की सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों से उतरने में तकलीफ आई, तो फिर लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट में पांव रखते ही उनकी डेथ हुई, और लिफ्ट जब खोली गई तो एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की डेड बॉडी उसमें से निकली, और उनकी डेड बॉडी फिर मुंबई लाई गई, फिर उसका क्रीमेशन किया गया। एक पक्ष जिसके वो हुआ करते थे, जिसका नाम था कांग्रेस, कांग्रेस के नेताओं ने उस बात को भरसक दबाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हो ऐसी बातें छुपती नहीं और दबती भी नहीं। सिंगापुर के अखबारों में खूब बड़े बड़े अक्षरों में छप गया कि भारत के महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर की लिफ्ट में मौत हो गई।
अब लिफ्ट में मौत हुई तो पहुंच गए पत्रकार उस बैंक में, कैसे हुई, क्या हुआ, तो बैंक के स्टाफ वालों ने बता दिया जी वो ऐसे ऐसे आए थे, उनका अकाउंट चेक करने, पता चला कि उनका पैसा किसी दूसरे के नाम पर है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। ऐसे ऐसे हमारे देश में मुख्यमंत्री हुए हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कौन कौन हुए हैं इस देश में। तो पैसा खूब बना रहे हैं, लूट रहे हैं, लिमिटलेस, बिना लिमिट के लूट हो रही है इस देश में, और वो ले जाके स्विस बैंक में रख रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो भोग भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन देश के भी काम नहीं आ रहा है, वो सारा पैसा वहां डूबा हुआ पड़ा है। हमारे देश में लूट दो तरह से होती है, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। भ्रष्टाचार भी दो है, एक ऑफिशियल है, एक अनऑफिशियल। ऑफिशियल भ्रष्टाचार क्या होता है? जब सामने से समझबूझकर आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है। और अनऑफिशियल क्या होता है? जब जबरदस्ती आपसे निकाला जाता है। समझबूझकर आपकी जेब से जो पैसा निकाला जाता है सरकार के द्वारा, ये कहकर कि हम भारत का विकास करेंगे, और वास्तव में भारत का विकास नहीं होता, उससे नेताओं का विकास होता है। आप में से बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि हर साल आप भारत सरकार को टैक्स के रूप में 5,500 रुपए देते हैं। हर हिंदुस्तानी सरकार को एक साल में 5,500 रुपए का टैक्स देता है, और ये टैक्स का पैसा आप इसलिए देते हैं कि देश का विकास हो। लेकिन आपके दिए गए इस टैक्स के पैसे में से भारत देश की सरकार के नेता अपनी पगार लेते हैं, उसको मैं ऑफिशियल लूट कहता हूं। और वो पगारें कैसी हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उनका एक साल का पगार का कुल खर्चा 20 करोड़ रुपया है। एक महीने का उनका कुल खर्चा पगार का आप कल्पना करो, 20 करोड़ रुपया साल का है, तो एक महीने का लगभग 2.25 करोड़ रुपया, और एक दिवस का खर्चा 6 लाख रुपया। राष्ट्रपति का एक दिवस का खर्चा 6 लाख रुपया है इस देश में। माने आप रात को चादर तान के सोते हैं और सवेरे जब उठते हैं उतनी देर में राष्ट्रपति 6 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं। अब कहाँ खर्चा होता है ये आप पूछो उनसे, तो पता चले कि उनके पास जो महल है वो 350 कमरे का है। अभी जो राष्ट्रपति हुए हैं वो अविवाहित हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक दिन ये कहा कि मैं अकेला आदमी रहने वाला, अब ये 350 कमरे का मैं क्या, मुझे कमरे में ताला लगाने में बांधा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम प्रोटोकॉल का है। नियम ऐसा है, कायदा ऐसा है कि राष्ट्रपति सब कमरों में ताला नहीं लगा सकता, हर कमरा खुलना ही चाहिए, उसमें झाड़ू लगनी ही चाहिए, उसमें पोछा लगना ही चाहिए, उसमें धुलाई होनी ही चाहिए। अब झाड़ू पोछा लगाने के लिए 1084 कर्मचारी हैं राष्ट्रपति भवन में, 1084 कर्मचारी रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, दीवार झाड़ते हैं, सब करते हैं, रहता उसमें कोई नहीं है, रहने वाला एक आदमी है, कमरे 350 है। हिंदुस्तान का कौन सा राजा था जिसके महल में 350 कमरे थे? आप जरा याद करके बताओ। शिवाजी महाराज के कमरे 350 थे कि राणा प्रताप के कमरे 350 थे? कौन सा राजा था इस देश में? हिंदुस्तान में कोई राजा का घर भी 350 कमरे का नहीं है, वो हमारे देश में राष्ट्रपति का है। और वो 350 कमरे को झाड़ पोछ करने के लिए मैंने कहा 1084 कर्मचारी। फिर उनके घर में एक बागीचा है जिसको मुगल गार्डन के, उस मुगल गार्डन में घास खोदने और घास लगाने के लिए 800 माली, 800 नर्स। फिर उनके पास एक ट्रेन है राष्ट्रपति के पास, आपसे शायद ही कोई जानता होगा इसलिए ये कह रहा हूँ। किसी के पास एक ट्रेन है 18 डिब्बे की, 18 कोच की, 100% एयर कंडीशन, लेकिन कभी चलती नहीं है, खड़ी रहती है तैयार, चलती कभी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति कभी बैठते नहीं है उसमें, ट्रेन कभी चलती नहीं है। एक बार मैंने ये सुझाव दिया था राष्ट्रपति के एक एसीपी को कि ये ट्रेन फालतू में खड़ी रहती है, इसको चला दो, दिल्ली से अहमदाबाद चला दो, या दिल्ली से मुंबई चला दो, या दिल्ली से बेंगलुरु चला दो, कुछ किराया आएगा तो ट्रेन का खर्चा तो निकल आएगा। जब राष्ट्रपति को जाना है तो उस दिन नहीं चलाना, बस इतना ही है। तो उनका नहीं, ये चल नहीं सकती, ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। राष्ट्रपति जब भी बैठेंगे तब ये चलेगी, नहीं तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। अब मैंने पूछा भाई ये खड़ी रहेगी तो कुछ तो खर्चा है? हाँ, उन्होंने कहा खर्चा तो बहुत है इसका, क्योंकि जब खड़ी रहती है तो इस स्थिति में खड़ी रहती है कि अभी राष्ट्रपति बैठे हों, ट्रेन चल दे, अब इस कंडीशन में खड़ी है तो एसी भी चालू है, पंखे भी चालू है, लाइट भी उसकी चालू है, सब कुछ उसमें ऑन रहता है, बिजली जलती रहती है, खर्चा होता रहता है, उसकी देखभाल करने के लिए कर्मचारियों को पगार मिलती रहती है। तो मैंने उसका हिसाब पूछा था कि ये ट्रेन के खड़े होने का खर्चा कितना, चलने का नहीं, खड़े होने का।
तो एक एसीपी ने मुझे कहा कि ये 1.5 लाख रुपए रोज का खर्चा है इसका राज्य पर। आप जरा कल्पना करो, 1.5 लाख रुपए रोज का ट्रेन का खर्चा, जो चलती नहीं है कभी, बस खड़ी रहती है। और क्यों नहीं चलती? क्योंकि प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति बैठेंगे तभी चलेगी। ऐसा दुनिया में शायद ही किसी देश में राष्ट्रपति देखा होगा आपने। मैं तो आपको एक छोटी घटना बताता हूँ, आपकी कल्पना के बाहर, आपको सोच में भी नहीं आएगा। फिलीपींस नाम का एक छोटा सा देश अपने बगल में है। आपको माहिती है, फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है और 10 बजे आकर अपने ऑफिस में काम करता है, शाम को 5 बजे फिर खेत में जाके काम करता है, रात भर खेत में काम करता है, फिर सवेरे ऑफिस में आके काम करता है। और ये अकेले फिलीपींस की कहानी नहीं है, दुनिया के कई देश के राष्ट्रपति यही करते हैं। सिर्फ फिलीपींस एक देश नहीं है, 50 से ज्यादा दुनिया में ऐसे देश हैं जहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी जीविका चलाने के लिए या तो खेत में काम करता है, या कहीं किसी फैक्ट्री में काम करता है, या किसी व्यापार के काम पे लगा हुआ है, या तो किसी मजदूरी के काम पे लगा हुआ है। लेकिन वो उतनी देर जब अपनी मजदूरी करता है राष्ट्रपति नहीं होता, और जब मजदूरी करके भवन में आता है तो राष्ट्रपति होता है। एक साधारण आदमी की तरह से रहता है। ये हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां का राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता। ये नियम है हमारे यहाँ, और ये नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों को वॉयसराय यहाँ रखना होता था, और जो अंग्रेजों का वॉयसराय होता था वही आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति है उसका खर्चा, फिर उपराष्ट्रपति है उसका खर्चा, फिर उसके नीचे पंत प्रधान, बड़ा प्रधान, उनका खर्चा, फिर उनके साथ 84 प्रधान, उनका खर्चा। इन सबका कुल खर्चा बरस का 350 करोड़ रुपए का। फिर ये जो 84 प्रधान और बड़ा प्रधान मिलकर हर बरस परदेश यात्रा करते हैं। आप जानते हैं कि परदेश यात्रा किस लिए होती है? कुछ परदेश यात्रा तो दोस्ती बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन उससे ज्यादा परदेश यात्रा ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए होती है। बीपी बढ़ गया इसलिए चलो चेक कराने के लिए, किसी को जुकाम हो गया है तो चलो दवा लेने के लिए लंदन। कोई लंदन जाता है, कोई हॉपकिंस में जाता है, तो कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। इन्हीं नेताओं को मैं देखता हूँ, जब तक कुर्सी पे नहीं होते तो किसी फटीचर डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाते, लेकिन जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं, मंत्री हो जाते हैं, तो सीधे अमेरिका से नीचे बात नहीं करते। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो अमेरिका जाएंगे चेक कराने। हिंदुस्तान में इस समय दुर्भाग्य ऐसा है कि 5 भूतपूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं और 5 बीमार हैं, एक भी उनमें से स्वस्थ नहीं है। एक ऐसा है कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है, बीपी सिंह। दूसरे नरसिम्हा राव, उनका दिल काम नहीं करता। तीसरे चंद्रशेखर, उनको हाई बीपी की शिकायत है। 5 के 5 बीमार है। इंद्र कुमार गुजराल को ठीक से दिखाई नहीं देता, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनकी अगर आंख दोनों आप देखो इंद्र कुमार गुजराल की, तो उनको आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े विचित्र विचित्र प्रधानमंत्री हमारे देश में, पता नहीं कहाँ कहाँ से चिड़ियाघर में से निकाल निकाल के इनको बिठा दिया जाता है। तो ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अब सब बीमार हैं। बीमार हैं तो जाते हैं परदेश, और एक परदेश यात्रा करें तो 2.5-3 करोड़ का खर्चा। एक दिन, थोड़े दिन पहले मैंने भारत सरकार की संसद में भारत सरकार के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बारे में एक छोटा प्रश्न करवाया। एक संसद सभ्य को कहा कि जरा आप पूछो वीपी सिंह का साल का इलाज का खर्चा कितना है। तो सरकार का जवाब आया कि उनका साल का इलाज का खर्चा करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपए हो जाता है। क्या इलाज करते हैं? उनकी किडनी फेल हो गई है तो क्या करते हैं? लंदन जाते हैं डायलिसिस के लिए। तो डायलिसिस तो दिल्ली में भी हो सकता है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहां पर बहुत अच्छी सुविधा है। आप जाओ, दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जो सुविधा है वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में जितनी सुविधाएं वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है। मुंबई में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लीलावती हॉस्पिटल चले जाओ, ब्रीच कैंडी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। लेकिन नहीं, वो लंदन ही जाते हैं डायलिसिस कराने के लिए। और जब वो लंदन जाते हैं तो परिवार सहित जाते हैं। उनका परिवार 5 स्टार होटल में ठहरता है, वो भी 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। डॉक्टर की फीस अलग जाती है, दवाई का खर्च अलग जाता है, 5 स्टार होटल का खर्चा अलग जाता है। हिंदुस्तान के जनता के खून पसीने की कमाई पर तागड़ धिन्ना करने की आदत पड़ गई है इन नेताओं को। अगर उनको अपनी जेब से खर्चा करना होता कभी लंदन नहीं जाते। हो सकता है इलाहाबाद के पास के किसी गांव के डॉक्टर से इलाज करा लेते, क्योंकि वीपी सिंह इलाहाबाद के रहने वाले। लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए इसलिए इलाज उनका लंदन में ही हो सकता है।
पता नहीं ये कहाँ से नियम है, कहाँ से कायदे बन गए हैं इस देश में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री, सबका इलाज प्रदेश में होगा। हॉस्पिटल में यहाँ हिंदुस्तान में कराएंगे तो डॉक्टर प्रदेश से आएगा, डॉक्टर ही प्रदेश से नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंट भी प्रदेश से आएंगे। इनको आदत पड़ गई है। अगर अपनी मेहनत की, अपनी कमाई का पैसा खर्च करना होता तो दांत से दबा दबा कर चवन्नी खर्च किया जाता है, क्योंकि दूसरे के पैसे पर अपने को हरामखोरी करने की आदत है, इसलिए ये सब होता है इस देश। और जनता हमारी इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी, कभी हमारे देश की जनता ये प्रश्न नहीं पूछती किसी संसद सभ्य से या किसी देश के बड़ा प्रधान से कि हमने तुमको प्रधानमंत्री बनाया, हम तुमको बजट बनाने के लिए खून पसीने की कमाई में से टैक्स का पैसा दे रहे हैं, ये टैक्स का पैसा हम देश के विकास के लिए दे रहे हैं, ना कि तुम्हारे बर्बादी के लिए। कभी जनता पूछती नहीं इस देश की। और चूंकि जनता पूछती नहीं है, इसलिए इनको आदत पड़ गई है, जब मन में आया, जहां मन में आया विदेश यात्रा किया, जैसे मन में आया वैसे खर्च किया। एक बरस 2001 का, सिर्फ 2001 का, एक बरस का भारत सरकार के मंत्रियों का विदेश यात्रा का खर्चा लास्ट ईयर का 2000 करोड़ रुपए हुआ। 2000 करोड़ रुपया। और उनमें से 85% यात्रा ऐसी थी जिनको होने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी कि वो विदेश यात्रा की जाए, लेकिन 2000 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया या आग लगा दिया इन लोगों ने। इनको दर्द नहीं है दिल में, जब मन में आया विदेश चल दिए, जब मन में आया चल। अभी आप देखते जाओ, एक हफ्ता बीतने के बाद हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा मंत्री आपको अमेरिका में दिखाई देंगे। अभी देखना, एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री अमेरिका में, गृह मंत्री अमेरिका में, वाइस प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में, विदेश मंत्री अमेरिका में, सबके सब अमेरिका में। एक विदेश मंत्री हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जब भी प्रदेश जाना हो तो विदेश मंत्री का काम है, लेकिन सबको अब विदेश जाने की आदत है। छोटे छोटे काम, उद्घाटन करने के लिए, भारत का कोई मेला फ्रांस में हो रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए प्रदेश जा रहे हैं, या भारत की कहीं कोई दुकान खुल रही है अमेरिका में तो उसके उद्घाटन के लिए प्रदेश जा रहे हैं। बहाने बहाने ऐसे निकालते हैं प्रदेश यात्रा के, आपकी कल्पना के बाहर। अभी थोड़े दिन पहले संसद में एक दिन बहस हो रही थी कि हमारे मंत्रियों की जो प्रदेश यात्रा है और सांसदों की जो प्रदेश यात्रा है, इसका जो खर्चा है, ये खर्चा लगातार बढ़ रहा है। तो संसद में एक दिन बहस हो रही थी, तो उस बहस में पुराना कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा था, तो कैसी कैसी यात्राएं हुई। एक बार हिंदुस्तान की संसद के 53 संसद सभ्यों ने अमेरिका की यात्रा की, इसलिए कि भारत के राजकारण में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 53 सांसद अमेरिका चले गए। अब अमेरिका से सीख के आएंगे कि भारत के राजकारण में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के एक बार 25 से ज्यादा धारासभ्य सिंगापुर की यात्रा पर गए। किस लिए? महाराष्ट्र में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त बनाया जाए। मैं इस समय महाराष्ट्र में रहता हूँ, वर्धा नाम के गांव में। लगभग 3.5-4 साल पहले मेरे गांव में एक दुर्घटना हो गई वर्धा में। 3 किसान भूख से मर गए, और किसान ही भूख से मरता है, नेता कभी नहीं मरते। ज्यादा खा के मर जाए ऐसे नेताओं की लिस्ट मेरे पास है, भूख से मरा ऐसा मैं नहीं जानता किसी नेता। और ज्यादा खा के मरना माने डायबिटीज से मरना, डायबिटीज से मरना माने ज्यादा खा के मरना। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तभी तो डायबिटीज होगा, नहीं तो कैसे हो जाने वाला। तो ज्यादा खा के मरे वो तो नेता है, और भूख से मरे वो किसान। 3 किसान भूख से मर गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इन तीनों किसानों की जो विधवाएं हैं उनको 1-1 लाख रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। अर्थ इसका यह है कि जब तक तीनों जीवित थे तो उनको खाने को रोटी नहीं मिली, अब वो मर गए तो उनकी विधवाओं को 1-1 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। ठीक है भाई, 1-1 लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा हो गई। थोड़े दिन के बाद एक कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत जोरदार पंडाल बना, पंडाल के बाहर बहुत बढ़िया लाइटिंग हुई वगैरह वगैरह, सब जोरदार। मुख्यमंत्री आए हेलीकॉप्टर से, तीनों मरे हुए किसानों की विधवाओं को 1-1 लाख रुपए का उन्होंने चेक दिया। तो वो विधवाएं चेक को देख के उनको समझ में नहीं आई ये है क्या, कागज का टुकड़ा। जिंदगी में कभी चेक देखा नहीं उन्होंने, तो उनको चेक मिल गया 1-1 लाख का। अब उनकी तरफ से मेरे जैसे एक पत्रकार ने कह दिया कि ये 1-1 लाख रुपए इनको कैश ही दे दिया होता, तो उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियम नहीं है। तो पत्रकार ने वही मंच पे कह दिया कि लेने के लिए तो आप कैश में लेते हो हमेशा, देने के लिए नियम नहीं। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने चेक में रिश्वत नहीं लिया है, और ड्राफ्ट में तो कल्पना नहीं कर, हमेशा कैश ही चाहिए। लेने के लिए कैश और देने के लिए नियम कि चेक नहीं देंगे, उसके अलावा नहीं दे सकते।
अब तीनों महिलाएं जिन्होंने बैंक का कभी मुंह नहीं देखा, जो जानती नहीं कि बैंक होता क्या है, जिनको मालूम नहीं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, उनको मालूम नहीं कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, उनको 1-1 लाख का चेक मिल गया। खैर वो चेक मिल गया, अब कार्यक्रम संपन्न हो गया। मेरा एक मित्र वहां बैठा था, उसने कहा राजीव भाई अब तो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जरा इसकी कुछ इंक्वायरी किया जाए। मैंने कहा क्या करना है? कि कलेक्टर से मिलते हैं। मैंने कहा चलो। तो कलेक्टर के पास में गया, मेरे साथ मेरा एक पत्रकार मित्र। तो कलेक्टर को हमने सीधे एक प्रश्न किया। मैंने कहा ये 3 लाख रुपए का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री आए, इस आयोजन का खर्चा कितना हुआ? तो उसने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूँ, सरकार को टैक्स देता हूँ, ये जानने का मेरा प्राथमिक अधिकार है, और अगर आप बताते हो तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट की मदद से मैं पूछ लूंगा ये आपसे। हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन लगाऊंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, और मैं ले लूंगा आपसे। तब क्या होगा? बदनामी होगी, किरकिरी होगी, ऐसे ही बता दो। तब उसने कहा कि देखिए 3 लाख रुपए का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसमें 27 लाख रुपए खर्च हो गया। ऐसे हिंदुस्तान में पैसा खर्च होता है। इसलिए ये देश गरीब है। देश इसलिए गरीब नहीं है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, देश इसलिए गरीब है कि हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा हमारे ही देश के नेता जिस बर्बादी से खर्च कर रहे हैं, या तो घूस लेकर, या रिश्वत लेकर, या भ्रष्टाचार करके, नहीं तो अपनी पगार लेकर, नहीं तो तमाम दूसरे तरीकों से खर्च करके, उसी ने हिंदुस्तान को डुबो दिया है। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे, भारत देश की सरकार दुनिया में ऐसी सरकार है जिसकी आमदनी उसके खर्चे से बहुत कम है। भारत सरकार का एक दिवस का खर्चा जानते हैं कितना है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके 84 मंत्री, फिर 800 संसद सभ्य, फिर उसके बाद 28 मुख्यमंत्री जिनको मैं भारत सरकार मानता हूँ, 28 राज्यपाल, और फिर 4120 धारा सभ्य, 14,000 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर। ये पूरी की पूरी जो प्लाटून हमारे देश में रहती है, ये जो पूरी फौज है बिना बंदूक और बिना हथियार की, आर्मी वाले तब भी सेना पे कुछ काम करते हैं, बंदूक चलाते हैं, ये तो कुछ नहीं करते, निकम्मे निठल्ले लोग, एकदम निकम्मे और निठल्ले, कुछ करते नहीं। संसद में भी गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं करते, और वो भी बहस ऐसे ऐसे मुद्दों पर जहां कोई जरूरत नहीं, और जहां जरूरत है वहां बहस नहीं। तो जो बिल्कुल निकम्मे निठल्ले लोग हैं, उनका एक दिवस का खर्चा 1800 करोड़ रुपए का है। एक दिवस का टोटल खर्चा हिंदुस्तान में 18 अरब रुपया हिंदुस्तान की सरकार, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे जो आपके गांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, वहां तक का कुल खर्चा एक दिवस का 18 अरब रुपया है। माने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नेताओं को हमने नियुक्त किया है, वो एक दिवस में 1800 करोड़ खर्च करते हैं। एक साल में कितना करते होंगे? 18 अरब में 365 का गुणा कर लो, 365 मल्टीप्लाइड बाई 18 बिलियन रुपीज, इतना खर्चा है। और ये खर्चा कौन देता है? आप देते हो, मैं देता हूं। आप कल्पना करो कि हिंदुस्तान की व्यवस्था चलाने का खर्च वैसा ही हो जैसे फिलीपींस में है। मैंने आपसे कहा कि फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है, अपनी जीविका के लिए खुद कमाता है, 10 बजे ऑफिस में आके बैठता है, 5 बजे तक राष्ट्रपति होता है, शाम को 5 बजे जाकर फिर खेत पे काम करता है, फिर अपनी जीविका चलाता है। अगर यही कायदा, यही नियम हिंदुस्तान में हो तो, कि हर एक नेता को अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं कर सकता तो उसको जरूरत नहीं है नेता बनने की। हम तो नहीं कहने जा रहे हैं कि आप नेता बनिए हमारे। और हिंदुस्तान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि इस देश में जिस आदमी को आप किसी स्कूल में पटा वाला नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास 4 क्लास पास का सर्टिफिकेट नहीं है, उसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं गुजरात का, उसको आप हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, उसको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, राष्ट्रपति भी बना सकते हैं। माने जिस आदमी में स्कूल के पटावाला होने की लायकियत नहीं है, वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है। बड़ा विचित्र देश है। जो आदमी कहीं दुकान नहीं चला सकता, जिसने जिंदगी में कभी व्यापार नहीं किया, उसको आप व्यापार मंत्री बना सकते हैं। जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं आता, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता, उसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। बड़ा विचित्र देश है।
दूसरों से हम बात करेंगे कि गुणवत्ता को देखना चाहिए, क्वालिटी को देखना चाहिए। मैं लोगों से जब चर्चा करता हूं कि स्वदेशी वस्तु को वापरो तो कहते हैं स्वदेशी वस्तु में क्वालिटी नहीं है। इन नेताओं में कौन सी क्वालिटी है जिनको आप सिर पे बिठा के रखते हैं? आप बताओ किसी एक में कोई क्वालिटी है? कौन सी ऐसी क्वालिटी है इनमें जिनको आप सिर पर बिठा के रखे हुए हैं, जिनके लिए 18 अरब रुपया रोज का आप अपने खून पसीने की कमाई में से खर्च कर रहे हैं? इतना सारा पैसा जो हम प्रशासन व्यवस्था पे खर्च करते हैं, अगर यही पैसा गरीबों पे खर्च करना हम शुरू करें, बेकारों की फौज पर खर्च करना शुरू करें, हिंदुस्तान की गरीबी बेकारी का प्रश्न 5 बरस में से मिट सकता है। मतलब क्या है? मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान का ये जो राजतंत्र है या जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, ये गरीबी और बेकारी की जड़ है, ना कि हमारी जनसंख्या गरीबी और बेकारी की जड़। जनसंख्या को दोष मत दीजिए, लोगों को दोष मत दीजिए। व्यवस्था खराब है हमारी, लोग खराब नहीं है हमारे देश में। लोग तो इतने अच्छे हैं, शायद ही दुनिया में कोई देश में मिले। इतने अच्छे लोग इस देश में, कभी भी टैक्स बढ़ जाए क्यों नहीं करते, कभी भी बिजली का भाव बढ़ जाए क्यों नहीं करते, कभी भी रोड टैक्स बढ़ गया क्यों नहीं करते, और रोड टैक्स ऊपर से देते हैं और टोल टैक्स और देते हैं। बड़ा विचित्र है ये देश। मुंबई से आओ अहमदाबाद तक तो रास्ते भर में कितनी जगह आपको टोल देना पड़ेगा, वो तो है ही, और रोड टैक्स और देना वो है अलग से। जब रोड टैक्स दे दिया फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? रोड टैक्स अलग से दो, टोल टैक्स उसके ऊपर से दो, माने टैक्स के ऊपर टैक्स दो, फिर भी कोई चू नहीं करता, फिर भी कोई बगावत नहीं करता। इससे ज्यादा सीधे लोग दुनिया में कहां मिलेंगे? आप जरा बता दो मुझे। दुनिया का एक देश का नाम लेके दिखा दो जहां पर रोड टैक्स के ऊपर टोल टैक्स कोई लेके देख ले सरकार, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे अमेरिका हो। लेके तो देख ले, रोड टैक्स अलग से लिया और टोल टैक्स लेके देख ले कोई सरकार। हंगामा हो जाएगा, कुर्सी हिल जाएगी, गद्दी हिल जाएगी, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की ही प्रजा है कि टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति, चाहे साधारण किसान हो, चाहे मजदूर, हर एक आदमी टैक्स देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। बस ये मान लेता है कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमको भगवान ने ऐसा ही कर दिया, हमको भगवान ने वैसा कर दिया। इतना सीधा साधा आदमी जो नेताओं को दोष नहीं देता, किस्मत को दोष देके चुपचाप बैठा रहता, अपनी गरीबी का कारण भी अपनी किस्मत को मानता। ये नहीं मानता कि ये खराब व्यवस्था मेरी गरीबी का कारण है। तो इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले, इतने मेहनत करने वाले लोग हिंदुस्तान में जिस परिस्थिति में रहते हैं वो कल्पना के बाहर है। और ये परिस्थिति की कल्पना कभी न भगत सिंह ने की थी, न चंद्रशेखर ने की थी, न ऊधम सिंह ने की थी, न रानी झांसी लक्ष्मीबाई ने की थी, न सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, न खुदीराम बोस ने की थी, जो 19 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गया। आप जानते हैं हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सबसे छोटे उम्र का शहीद खुदीराम बोस था, जो 19 वर्ष और 2 महीने का था जब उसको फांसी हो गई थी लंदन में। सबसे कम उम्र का था। तो सबसे कम उम्र का खुदीराम रहा हो या सबसे अधिक उम्र का कोई दूसरा क्रांतिकारी, कभी किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान ऐसे लोगों के हाथ में जाएगा जो देश को ही घुन की तरह से खा जाएंगे। ऐसी कल्पना किसी शहीद ने नहीं की थी। अगर की होती तो आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती उन्होंने, जब उनको यही मालूम होता कि ऐसे लोगों के हाथ में देश जाने वाला है। आजादी के पहले के क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना घर दान देते थे, अपना जीवन दान देते थे, अपनी पत्नी को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया। और आजादी के बाद के ये नेता अपना घर भरने के लिए, अपना परिवार भरने के लिए देश को दांव पर लगा सकते हैं, देश की अस्मत को दांव पर लगा सकते हैं, देश के स्वाभिमान से सौदा कर सकते हैं, देश के आत्मसम्मान को भी बेच सकते हैं। तो कितना बड़ा फर्क है 1947 से पहले के भारत में और 1947 के बाद के भारत में। इसलिए मैं कई बार तो लोगों से कहता हूं कि आजादी आई है लेकिन वो कहीं खजूर में अटक गई है। गिरी जरूर लेकिन खजूर में अटक गई, हम तक नहीं पहुंची हो। आजादी हमने कहां देखी? हम तो वही भ्रष्टाचारी भारत देख रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में था। मेरे पास 1930 के कुछ दस्तावेज हैं। 1930 में हमारे यहाँ संसद चला करती थी और संसद की यही बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज भी है। 1930 के दस्तावेज हैं जिसमें भारत सरकार ने बजट पेश किया। भारत सरकार माने अंग्रेजों की सरकार। तो अंग्रेजों का वायसराय बजट पेश कर रहा है। 1930 की घटना बता रहा हूं आपको। 27 फरवरी 1930 का दिन संसद में बजट पेश किया जा रहा है। तो बजट क्या है वो आपको बताता हूं। 130 करोड़ रुपए का बजट है। आप जरा ध्यान से सुनना, 1930 के आंकड़े हैं।
130 करोड़ रुपए का टोटल बजट है, जिसमें से 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा है। 1930 की बात बताता हूं यार। तो जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो 130 करोड़ के बजट में 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा होता था। अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है, आप देख लो, 3.5 लाख करोड़ के बजट में या 3,80,000 करोड़ के बजट में 80% खर्चा पगार या विदेशी कर्जे के ब्याज का खर्चा। कोई फर्क नहीं है आजादी के पहले के भारत में और आजादी के बाद के भारत में। आजादी के पहले भी बजट का पैसा विकास पे खर्च नहीं हुआ कभी भी, आजादी के बाद भी नहीं हो रहा है। पगार का ही खर्च सबसे बड़ा खर्च है, और जो व्यवस्था अपने पगार पे ही अपनी आमदनी खर्च कर ले, वो व्यवस्था बहुत दिन चलती नहीं है, वो टूट जाती है, डूब जाती है। वैसे ही हिंदुस्तान की व्यवस्था टूट रही है और डूब रही है। अब तो हिंदुस्तान की सरकार की ये हालत हो गई है कि पगार का खर्चा निकालने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। कोई भी प्रदेश की सरकार समय से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, कोई भी प्रदेश की सरकार। महाराष्ट्र में देखो या गुजरात में, आंध्र प्रदेश में देखो या तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में देखो या आसाम में, हर प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र की तो ये हालत है, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश हुआ करता था, इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था, वहां की सरकार फरवरी के महीने की पगार अभी जुलाई में दे रही है, मार्च के महीने की पगार अगस्त में मिलेगी, अप्रैल के महीने की पगार सितंबर में आएगी, मई के महीने की पगार अक्टूबर में मिलेगी। ये हालत महाराष्ट्र में। गुजरात की हालत इससे कोई बहुत बेहतर नहीं है, उत्तर प्रदेश के इससे भी ज्यादा खराब है। बिहार की कल्पना नहीं कर सकते आप वहां की हालत क्या। बिहार में तो 3-3 बरस की पगार इस बरस मिली है, 3 बरस जूनी पगार इस साल मिली है बिहार में। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को और टीचर्स को 3 बरस पहले की पगार इस बरस दिया है बिहार सरकार। ये स्थिति हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों की। अब पगार के लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ता है सरकार को, माने हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स में से पगार भी पूर्ति नहीं पड़ रही है, उसके लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ रहा है। तो आखिर ये टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? आप जो टैक्स दे रहे हैं, मैं जो टैक्स दे रहा हूं, टैक्स का सारा पैसा हिंदुस्तान की सरकार कर्जे के ब्याज में चुका रही। हमारे हिंदुस्तान सरकार का 1 साल का जो कुल आमदनी है, लगभग उसका 50% कर्जे के ब्याज में चला जाता है। और जिस देश की आमदनी का 50% कर्जे के ब्याज में जाए, वो देश का विकास कैसा होगा, वो आपकी कल्पना में आप ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति देश की है। कर्ज के लिए ब्याज, ब्याज के लिए कर्ज, ऐसे दुष्चक्र में हम फंसे हुए। और कोई सरकार तो पुराने ब्याज के लिए नया कर्ज, ऐसी परिस्थिति भी देश में। कोई समय ऐसा भी आया है इस देश में, जब सरकारों के पास 1 पैसा नहीं बचा खजाने में, तो जो रिजर्व फंड है गोल्ड का, सोने का, वो बेचा है सरकारों में। 1991 में चंद्रशेखर ने 20 मीट्रिक टन सोना बेचा था। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने 47 मीट्रिक टन सोना बेचा था। ऐसी परिस्थिति देश में, ऐसी भयंकर आर्थिक परिस्थिति है। उसके बाद एक दूसरा हिस्सा और है इस देश का। हिंदुस्तान की सरकार रोज भाषण करे, हर साल भाषण करे, और आप उसके भाषण में देखो, वो चाहे 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का, हर सरकार ये कहती है कि हम रोजगारी बढ़ाएंगे, रोजगारी बढ़ाएंगे, रोजगारी बढ़ाएंगे। लेकिन 10 बरस से लगातार रोजगारी इस देश में कम हो रही है, हर बरस रोजगारी कम हो रही है। 1991-92 में जितने कारखाने हमारे देश में चलते थे, उसमें आज 6.5 लाख कारखाने कम हो चुके हैं। माने 1991 से 2002 तक हिंदुस्तान के 6.5 लाख कारखाने बंद हो चुके हैं। रोजगारी बढ़ नहीं रही है, लगातार कम हो रही है। आप जाओ गुजरात में कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ, महसाणा की जीआईडीसी हो या हालोल की, कलोल की जीआईडीसी हो या अहमदाबाद की, वडोदरा की हो या सूरत की, कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ, 70% फैक्ट्रियां बंद, कहीं 80% फैक्ट्रियां बंद, कहीं 85% फैक्ट्रियां बंद। और फैक्ट्रियां ये बंद क्यों हो रही हैं इतनी बड़ी संख्या में? अहमदाबाद की सब कापड़ मिलें बंद पड़ी हैं, सूरत में कापड़ मिलें बंद हो रही हैं, मुंबई की कापड़ मिलें बंद हो रही हैं। भारत में लगभग 750 कापड़ मिलें चला करती थी, उनमें 400 अभी बंद है। क्यों बंद हो रही हैं कापड़ मिलें? क्यों बंद हो रही हैं हमारी फैक्ट्रियां? बटवा के पास जाओ, अहमदाबाद में सब फैक्ट्रियां जो कभी केमिकल्स बनाया करती थी बंद पड़ी। वापी में जाओ, 2,2500 फैक्ट्रियां बंद पड़ी। अंकलेश्वर में जाओ, भरूच में जाओ, वहां फैक्ट्रियां बंद पड़ी। कारण क्या है ये फैक्ट्रियों के बंद होने का?
सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत देश की सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में अंधाधुंध परदेशी माल को भारत में बुला लिया है। परदेशी माल पर टैक्स भी कम कर दिया है, परदेशी माल पर सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं, परदेशी माल पर से रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं। अंधाधुंध परदेशी माल भारत में डंप हो रहा है और सस्ती कीमत पर डंप हो रहा है। उसके कारण आपके देश की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जब परदेश से कोई सस्ता माल आकर आपके देश के बाजार में बिकेगा तो आपकी फैक्ट्री में बनने वाला स्वदेशी माल बिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके देश के स्वदेशी माल से सस्ता परदेशी माल है। और परदेश से आया हुआ माल सस्ता कैसे बिक जाता है? हमारे देश की सरकार ने कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दिया। जो परदेशी माल पर 450 कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी वो 40% है। जो परदेशी माल पर 300-350 कस्टम ड्यूटी थी वो 30% हो गई। कोई परदेशी माल पर तो 10-12%, 15% भी है। कोई परदेशी माल पर 0 कस्टम ड्यूटी है। हर एक परदेशी माल पे सरकार ने टैक्स कट किया है, कम किया है, इसलिए परदेशी माल सस्ता है। दूसरी तरफ क्या हुआ, जिन देशों से माल आकर भारत में बिक रहा है वहां के देश की सरकारों ने सब्सिडी बहुत बढ़ा दिया है। चाइना की सरकार ने एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ा दिया, अमेरिका की सरकार ने उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया, जापान में सब्सिडी बढ़ गया, यूरोप के देशों ने सब्सिडी बढ़ाया। अब वहां सब्सिडी बढ़ रही है एक्सपोर्ट के नाम पर और यहाँ सरकार सब्सिडी खत्म कर रही है या कम कर रही है। और दूसरा, यूरोप और अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का वो बहुत ही कम है। इस समय नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% है पूरे अमेरिका और यूरोप में, और यहाँ जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 से 14% के बीच में है। माने आप अगर धंधा करना चाहो, किसी बैंक से कर्ज लेना चाहो तो 12 से 14% का ब्याज देना पड़ेगा। अमेरिका में कोई धंधा करे तो 1.5% ब्याज पर अरबों डॉलर का कर्ज मिलेगा। तो वहाँ 1.5% ब्याज पर अरबों डॉलर वो लेके आए और हिंदुस्तान में कुछ न करे, भारत के बैंक में ही पैसा जमा कर दे और उसको यहाँ पैसा मिल जाए 9% का भी अगर, तो वो तो रिटर्न ले जाएगा, बिना पैसे का धंधा, बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा। उनके यहाँ बैंक का रेट बहुत कम है, उनके यहाँ सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ बिजली का भाव दुनिया में सबसे कम है। चाइना में अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए माल बनाएं तो न्यू पैसा यूनिट की बिजली बड़े आराम से मिल जाती है, और यहाँ गुजरात में आप कोई भी धंधा करें 4.5-5 रुपए यूनिट की बिजली आपको न मिले। तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। और हमारे देश में हमारे नेता हमको क्या बोलते हैं, कंपटीशन करो चाइना के साथ। कंपटीशन हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड पे हुआ करता है। कंपटीशन वहां नहीं होता कि एक देश में न्यू पैसा यूनिट की बिजली है और दूसरे देश में 5 रुपए यूनिट की बिजली है, कहां से कंपटीशन करेंगे? एक देश में 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे देश में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसे कंपटीशन करेंगे? तो कंपटीशन तो हो नहीं रहा। तो उनका अंधाधुंध सस्ते से सस्ता माल आके डंप हो रहा है, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो मजदूर बेकार हो रहे हैं, मजदूर बेकार हो रहे हैं तो बेकारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है तो परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो मंदी आ रही है। भयंकर मंदी में फंसा हुआ है पूरा देश। अमेरिका में मंदी इसलिए है कि वहां कंजम्पशन की एक लिमिट है, वो पूरी हो चुकी है, इससे ज्यादा कंजम्पशन हो नहीं सकता। हमारे यहाँ कंजम्पशन की लिमिट थोड़ी पूरी हुई, हमारे यहाँ जो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनकी परचेजिंग कैपेसिटी गिर गई है। जो लोग बाजार में माल खरीदने की ताकत रखते थे उनकी जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि बेकारी इतनी बढ़ी है पिछले 10 वर्ष, इसलिए मंदी आई है हमारी। और इस मंदी में लाखों करोड़ों रुपया लोगों का डूब गया। और एक और मंदी का बहुत बड़ा कारण हमारे देश में है, वो है शेयर बाजार। आप जानते हैं कि दुनिया में ये सबसे खतरनाक चीज है जिसको शेयर बाजार कहते हैं। ये शेयर बाजार इतनी खतरनाक चीज है, लाखों करोड़ों रुपया ये डकार जाता है, पता ही नहीं चलता है। और शेयर बाजार में डूबा हुआ कोई भी पैसा कभी किसी प्रोडक्टिव काम में आता नहीं। लोग शेयर खरीदते हैं ये कल्पना करके कि किसी दिन हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो 1 मिनट में ही रोडपति भी हो सकते। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में सारे दुनिया के लोग कहते थे, जैसे वर्ल्डकॉम के बारे में सारी दुनिया में बोलकर ढोल पीट के कहा जाता था, देखो कैसी कंपनी है, आज शेयर $5,000, फिर उसके भी आगे, फिर उसके भी आगे। एक दिन क्या हुआ, वर्ल्डकॉम का बबल बस्ट हो गया, पूरा पैसा डूब गया, और वर्ल्डकॉम के चक्कर में हिंदुस्तान के भी कई उद्योगपति डूब गए जिनका पैसा वर्ल्डकॉम में लगा हुआ। आज वर्ल्डकॉम का नाम लेने वाला दुनिया में नहीं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, उनका शेयर मार्केट का इंडेक्स इतना तेजी से गिर रहा है जितना 50 साल में कभी गिरा नहीं उनके देश में। अमेरिका के करोड़पति रोडपति हो रहे हैं। कई हिंदुस्तानी जो अमेरिका में
1 बरस पहले तक करोड़पति हुआ करते थे, वो आज वो सड़क पर खड़े, किसी होटल में बैरे की नौकरी कर रहे हैं, कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में पैकिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात हो गए हिंदुस्तानियों के जो अमेरिका में रहते हैं। शेयर बाजार कभी भरोसे की चीज नहीं है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है। लोगों को ऐसा लालच है मन में कि यहाँ रातों रात करोड़पति होते हैं, जहाँ रातों रात करोड़पति होते हैं वहाँ 1 मिनट में रोडपति भी होते हैं। ये दोनों ही साइड है उसकी। और आप जानते हैं कि शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी देश में ना तो उत्पादन बढ़ाता है, न रोजगारी लाता है, न किसी देश के ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। शेयर बाजार का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है एक सट्टे की तरह से होता है, एक जुए की तरह से होता है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। वही हमारे देश में हुआ है। लाखों करोड़ों रुपया खून पसीने की कमाई का शेयर बाजार में लोगों का डूबा है, इसने भी मंदी को और बढ़ाया। अब लोग कहते हैं कि राजीव भाई भयंकर मंदी है, आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है, क्या करना चाहिए, कोई विकल्प है क्या? इतनी भयंकर बीमारी देश को लग गई है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में आपके पास कोई विकल्प है क्या? मैं लोगों से बहुत विनम्रता से कहता हूं कि भाई लोग, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज